हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी का 2022 का रिजल्ट लग गया है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो फार्मेसी या इंजीनियरिंग के लिए आगे अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि आपको कौन से कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए या कौन से ब्रांच लेना चाहिए या बाकी सारे डिटेल्स किस पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या नहीं। तो हमारा एम ये है, जो आपका काउंसलिंग पार्ट होता है वो हम आपको पूरा यूट्यूब पे फ्री में लेके आ रहे हैं। सो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि रोज डेली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो आता रहेगा। एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया बडी की एक पूरी टीम है जो हर साल स्टूडेंट्स को मदद करती है। तो जिन स्टूडेंट्स को अगर इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की लिस्ट बनवानी है वो इस फॉर्म पे क्लिक करें, और जिन स्टूडेंट्स को फार्मेसी के लिए कॉलेज की लिस्ट बनवानी है वो जो दिए फॉर्म है उस पर आप क्लिक कीजिए। ये जो लिंक्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और प्लस जो फर्स्ट पिन्ड कमेंट है उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि इस लिंक में आपको क्या क्या मिलेगा, लेकिन इसके बाद इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें मिलने वाली है। सो स्टूडेंट्स, जब आप इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना, नेम ऑफ स्टूडेंट्स देना है, आपका सीईटी का परसेंटाइल कितना है, जेंडर क्या है वो आपको देना है। अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं तो इसमें आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है या नहीं है ये डिटेल आपको देनी है। फिर आपको करना क्या है कि मान लीजिए किसी बच्चे को सबसे पहला उसको चेक करना है कि मुंबई के कॉलेजेस में मिलना चाहिए, तो उसका पहला जो फॉर्म में फिल करेगा वो मुंबई रहेगा। फिर अगर उसको लगता है कि मुंबई में ना मिले, फिर मुझे पूना में मिले, तो कॉमा डाल के पूना, मतलब जो आप फर्स्ट जो प्लेस दोगे उसको हम पहला प्रेफरेंस रखेंगे आपके कॉलेज लिस्ट बनाने में। सिमिलरली जब आपको ब्रांच का जो बनाना है तो ब्रांच के केस में भी जो आपका फर्स्ट ब्रांच रहेगा जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसको आप पहले लिखिए, फिर कॉमा मारिए, सेकंड प्रेफरेंस वाले ब्रांच को डालिए, फिर थर्ड प्रेफरेंस वाले ब्रांच को डालिए। उस तरीके से आप डालिए। आपको हम 25 कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो आपने जो ईमेल एड्रेस दिया रहेगा उस पर हम आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर भेज देंगे। और साथ ही साथ नीचे आपको एक चीज बहुत नोट करना है कि यहाँ पे आपको जो रेफरेंस आईडी है वो जरूर भर के देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि फार्मेसी के फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। स्टूडेंट्स, फार्मेसी के फॉर्म में भी आपको लगभग सिमिलर सेम चीजें रहेंगी। ईमेल एड्रेस भरना है, फोन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, सीईटी का स्कोर रखना है, जेंडर आपको डालना है, रिजर्वेशन कैटेगरी है कि नहीं, आपको डोमिसाइल महाराष्ट्र का है कि नहीं है, और उसके बाद आपको लोकेशन डालना है कि मुंबई में पहला मुंबई के कॉलेजेस देखना है कि पुणे के कॉलेजेस देखना है। एंड आपको 20 कॉलेजेस विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस जो आपने मेंशन किया है। यहाँ पे भी मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे जो रेफरेंस आईडी है वो आप जरूर भर के दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, प्लीज इसको यूज कीजिए कि हर साल हजारों बच्चों ने यूज किया और सबको अपना बेस्ट कॉलेज दिया है। हमारी जो टीम है वो आपको आइडेंटिफाई करती है कि आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, किसमें प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है, उसके हिसाब से आपको डिटेल में बताएगी। और याद रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है हमारे ऊपर लोड बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तो इसीलिए जितना हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म को फिल कीजिए ताकि आपको स्टार्ट में ही हम पूरी तरीके से आपको गाइड कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो की तरफ पूरी तरीके से डिटेल में जाते हैं और एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। तो ये तो हो गई थी लिंक की बात स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि अगर यहाँ पे किसी का कास्ट के हिसाब से कैटेगरी लग रही है तो उसके हिसाब से रिजर्वेशन होता है। तो एससी कैटेगरी वाले को 13% रिजर्वेशन होगा, एसटी को 7% होगा, एनटी ए वाले को 3%, एनटी बी वाले को 2.5%, एनटी सी 3.5%, एनटी डी 2%, ओबीसी को 19% है, एंड फिर जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसको 16% है। लेकिन ये स्टूडेंट वेरी हो सकता है जैसे गवर्नमेंट का कोई नया डिसीजन आ जाए, तो ये चीज को आपको याद रखना है। अब सबसे पहली चीज है स्टूडेंट, जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स है या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं। अगर आप देखते हो यहाँ पे मैंने 2018 और 19 का डेटा लिया, क्योंकि 19 और 20 में जो आपका कोविड के कारण यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो पूरा हिल गया था, लेकिन अब पूरा प्रोसेस वापस आ गया है। तो हमें हमेशा ये बीच के जो 2 साल है उसको इग्नोर मारना और उसके पहले वाले साल में देखना, क्योंकि वैसे ही फ्लो आपका बनेगा। तो अगर आप देखते हो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ 23% का जो आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि सर्विस सेक्टर जो है वो आपका 62.4% होगा और एग्रीकल्चर 14.3। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे कोर ब्रांचेस लेना चाहते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या इलेक्ट्रिकल हो गया, तो उनको इंडस्ट्री का शेयर मिलेगा। लेकिन अगर कोई सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है तो उसके लिए जैसे आईटी हो गया, सीएस हो गया, जैसे आप बैंकिंग के कोर्सेस को करना चाहते हैं या आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो आपको 62%, मतलब सर्विस सेक्टर में आपको ज्यादा जॉब है। सिमिलरली जो स्टूडेंट फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, अगर वो
फार्मेसी के करने के बाद अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो सर्विस सेक्टर में जाना चाहेंगे तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा देन कंपेयरिंग टू आप एक्चुअल फार्मेसी की कंपनी में काम करने के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट। तो सिमिलरली सर्विस सेक्टर में क्या आता है, सर्विस सेक्टर का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बैंक है एंड उसके बाद आपका कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की ओवरऑल अगर आप देखते हो कि कैसे परफॉर्मेंस होती है ब्रांचेस के वाइज से, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस लिए। कंप्यूटर साइंस जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं आईटी को भी इंक्लूड करता हूँ। एक्सपेक्टेड जो सैलरी होती है वो 2.4 लाख से लेके 1 करोड़ पर एनम होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1.8 से 5 लाख पर एनम, साल में आपको 1.8 से 5 लाख के बीच का सैलरी मिलता है। सिविल का 3 to 5 लाख है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर का जो है वो 1.8 to 4.5 लाख है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इंजीनियर्स को 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर एनम। मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ITCS वाले लोगों को सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है और दूसरी चीज़ है कि उनके पास स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सर्विस सेक्टर में वो ज़्यादा काम करते हैं। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से ब्रांचेस डिसाइड करें। सबसे पहली चीज़ है कि आपका एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि मान लीजिए आपने देखा कि IT में स्कोप ज़्यादा है लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं, तो आप ऐसे ब्रांच ना लें क्योंकि ये आगे आपको तकलीफ करेगा। आपको जो इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है आपको ये भी चेक करना है कि आपके गोल क्या है, 5 से 10 साल में आपका आगे का गोल क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन फिर उसके बाद वो सोचते हैं हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, हम UPSC के लिए जाएंगे या हम MPSC के लिए जाएंगे या कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उस केस में होगा क्या कि वो इंजीनियरिंग करेंगे या वो फार्मेसी करेंगे लेकिन उसके बाद उनका एम कुछ अलग है। तो अगर आपका कुछ ऐसा एम है कि जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको आगे कुछ दूसरा ही जॉब करना है तो बेटर होगा कि आप ऐसे ब्रांचेस को सिलेक्ट करें कि जिसमें आपको पढ़ना कम पड़े। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आप बाकी टाइम जो आपने जो सोचा है फ्यूचर के लिए उस पर ऊपर आप फोकस कर सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ ऐसा ब्रांच लेना चाहते हैं कि उसके कॉलेजेस आसपास है ही नहीं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे ब्रांचेस ना चुने कि जिसमें आपके आसपास वो कॉलेजेस ही ना हो। आपको फिर नहीं तो हॉस्टल में जाके रहना पड़ेगा जो एक एडिशनल आपको इकोनॉमिक एक बर्थ देगा। इस चीज़ को समझना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको ये भी देखना है कि ऐसा कोई ब्रांच ना ले लीजिए कि जिसमें आगे प्लेसमेंट ही ना मिल रही है या कोई आगे आपको ऑफर ही ना दे रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी है। बहुत सारे ब्रांचेस में अलग अलग के हिसाब से आपको फीस के अलावा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेते हो तो उसके टूल्स के भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं। फिर फ्यूचर क्या है, आपको ये भी याद रखना कि फ्यूचर क्या चल रहा है। आप कुछ ऐसा ब्रांच ना लीजिए कि जो खत्म होने पे आ गया है और आप उसी को ले रहे ताकि आगे कुछ फ्यूचर ना रहे। अब हम इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करेंगे कि क्या ब्रांच पे फोकस किया जाए कि कॉलेज पे फोकस किया जाए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमको फोकस किस पे करना है। क्या हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमको CSIT अगर किसी खराब कॉलेज में मिल रहा है तो वो ले लें, या हमको इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी बहुत अच्छे कॉलेज में मिल रहा है लेकिन ब्रांच का लेवल बहुत डाउन है तो उसमें ले लें। मैं यहाँ पे सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि कोई ब्रांच खराब है या अच्छा है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अच्छा ब्रांच बुरे कॉलेज में कि अच्छा कॉलेज में बुरा ब्रांच, इसमें क्या फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल एम होता है कि उनको प्लेसमेंट मिले और प्लेसमेंट ही उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं मुंबई का एक कॉलेज ले रहा हूँ जो KGSOMA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसके कुछ डिटेल्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि 84 कंपनीज आई थी, 18.75 लाख का पैकेज था, एवरेज पैकेज 5.5 का था, 600+ हाईएस्ट प्लेसमेंट थे। ये उनके वेबसाइट पे डिटेल्स था। लेकिन अब यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो ऑरेंज के जो स्ट्रक्चर है वो कंप्यूटर्स है, ये जो आपकी येलो में है वो EXTC है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर ये जो आपके ब्राउन वाले हैं वो EXTC है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, फिर ये जो थोड़े लाइट ब्राउन वाले हैं ये IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो ग्रीन में है ये मैकेनिकल है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो 2017-18 का या 18-19 का या 19-20 के डेटास में, तो आपको यहाँ पे फर्क दिखेगा। जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट जो मिल रहे हैं वो कंप्यूटर्स एज वेल एज IT को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्यूटर और IT को क्यों ज़्यादा प्लेसमेंट मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो धीरे धीरे है वो ऑनलाइन मोड में जा रही है। आप अगर किसी मैकेनिकल कंपनी में भी काम करते हो तो लेकिन उसके जो मैकेनिकल वर्क के अलावा जो बाकी सारा मेंटेनेंस पार्ट है, जो वर्क पेपर वर्क है, बाकी सब चीज़ें वो सब अब डिजिटलाइज हो गया है, वो पूरी तरीके से कंप्यूटर पे आ रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे भी प्लेसमेंट के अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं। आपको हायर यही चीज़ पे फोकस करना कि कहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है प्लेसमेंट के। तो कौन से ब्रांच लेना है ताकि इजीली आपको जॉब मिले, वो सभी डिटेल में मैं अब आपको पूरा अच्छे से A to Z आपको समझा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ समझना है कि किस बच्चे को कैसे प्लेसमेंट मिलता है। अगर आप देखते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो
तो तभी भी आप आईटी की कंपनीज या सॉफ्टवेयर की कंपनीज में बैठ सकते हो, क्योंकि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है बहुत ईजी होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज में वो बेसिक टेक्निकल इंटरव्यूज पूछते हैं। कभी कभी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेक्निकल इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, और उनको समझ में आता है कि अगर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर दे रहा है तो इसको अगर हम सॉफ्टवेयर की चीजें सिखाएंगे तो ये सीख जाएगा, तो इसलिए आपको कंपनीज हायर कर लेती है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वो कॉलेज लेना है जिसमें प्लेसमेंट हो। आपका ब्रांच अगर थोड़ा कम भी है तो चलेगा, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे सभी ब्रांच के लगभग बच्चों को एक साथ ही बैठा दिया जाता है। तो अगर आप ब्रिलियंट हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, लेकिन अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप आईटी की कंपनीज में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपने कहीं पे आईटी लिया लेकिन बहुत बुरे कॉलेज में लिया है जहां पे कोई कंपनीज नहीं आती, तो चांसेस है कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अब तो यहाँ पे वही एक चीज है। तो अब कॉलेजेस का सिलेक्शन कैसा होगा, आपका रिजर्वेशन एंड ईडब्ल्यूएस अगर आपको है तो आपको बहुत अच्छे से उस पर थोड़ा सा रिसर्च करके आपको अच्छा कॉलेज चुनना होगा। ये आपको मैं पूरा डिटेल जो था ये केजे सोमैया के ऑफिशियल साइट से जो उनका स्क्रीनशॉट था वो मैंने लगाया है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एक एक ब्रांचेस में कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे और क्या प्रॉब्लम है। तो CS एंड IT के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी जिसको हम बोलते हैं, एंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके जो मेन चीज होती है वो होती है सर्विस सेक्टर में ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे बैंकिंग में अगर आप देखते हो, या एयरलाइंस में, इंश्योरेंस में, रेलवेज में है, हॉस्पिटल्स में है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता है। इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है ये बहुत ज़्यादा है। जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनोगे, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है। मेंटेनेंस से लेके आप टेस्टिंग का सब कुछ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बोला भी गया है कि सबसे हाईएस्ट पैकेज जो होता है एंड जो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफर्स जो मिलते हैं जॉब में इंडिया में, वो एक्चुअली CS एंड IT वाले को ही मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि जो एवरेज पैकेज होगा वो 2.4 से करोड़ों तक जाता है, लेकिन एक जनरल अगर आप MNCs में नहीं भी जाते तभी भी आपका जो पैकेज है वो 2.4 से 8.5 लाख पर एनम होता है। तो CS एंड IT अगर आप देखोगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो मैकेनिकल जो है वो एवरग्रीन ब्रांच बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील की कंपनीज होती है, ऑटोमोबाइल्स होती है, माइनिंग की होती है, इसमें आपको जॉब मिलती है। लेकिन मैकेनिकल में भी अगर आप देखोगे अब ऑटोमेशन आ रहे हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे IT वहाँ पे भी घुस गया, IT एंड CS वाले। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को IT के सेक्टर्स में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे रेलवेज के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको पोर्ट्स में, माइनिंग में, डिफेंस में, नेशनल हाईवेज में, मेट्रोस में यहाँ पे मैकेनिकल के लिए जॉब मिलती है। लेकिन जो सैलरी रेंज है वो 1.8 से लेके 5 लाख के बीच में ही होती है। सो मैकेनिकल का आपका एवरग्रीन रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी IT अगर आप देखोगे IT की एक बेनिफिट ऑटोमेशंस आ गई हैं। अब अगला बात करेंगे सिविल की। सिविल एक टाइम में था कि जब जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा था उस हिसाब से सिविल का डिमांड हो गया था। सिविल के लिए आप वो बच्चे ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं जिनको मैथ्स या सॉफ्टवेयर के लर्निंग से बचना है, क्योंकि इसमें आपको मैथ्स और सॉफ्टवेयर बहुत कम सिखाया जाता है। तो जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है या उनको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं, वो सिविल लाइन में जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सिविल के बाद जो अपॉर्चुनिटीज है वो थोड़े कम है, आपको सिविल की कंपनीज में ही काम करना पड़ेगा। और वहीं पे एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि सिविल की कंपनियां भी कम है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़्यादा होता है, तो सैलरी में आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है। लेकिन अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आपको जॉब लगती है तो आपकी जो सैलरी होगी वो 3 लाख से 5 लाख के बीच में होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये खासकर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाती है। आपको रेलवेज में जॉब मिल जाएगा, या आपको किसी पब्लिक सेक्टर्स के जो कंपनीज है उसमें मिल जाएंगे, डिफेंस में मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के बाद जो खासकर जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है वो गवर्नमेंट में होती है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती है वो लिमिटेड होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे बच्चे लोगों को प्लेसमेंट ना मिले। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तभी भी आपको घूम फिर के लास्ट में आपको IT या CS के ही किसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है अगर आप ब्रिलियंट हो। तो एवरेज पैकेज जो है वो 1.8 से लेके 4.5 लाख के बीच में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये एक ब्रांच ऐसा है कि जहाँ पे थोड़े से बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि इनको ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी अच्छे से नॉलेज होती है और ना ही ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन पार्ट पे भी फोकस कर पाते, क्योंकि ये दो ब्रांच का मिक्स है। तो इसीलिए पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये हो जाती है कि कहीं पे प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है तभी भी ये फेल हो जाते हैं, या प्योर IT की जरूरत है तभी भी ये फेल हो जाते हैं। लेकिन इनके पास एक बेनिफिट ये है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, या आइडिया हो गया, एयरसेल हो गया, इनमें ये जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको करना है। प्लस गवर्नमेंट की कोई कम्युनिकेशन वाली चीज़ों पे है वहाँ पे वो जा सकते हैं, जैसे BSNL है, लेकिन अब उसका मार्केट जो है वो लगभग लॉस हो गया है। तो इन सभी चीज़ों पे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम यही है कि इनको आगे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। सो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख का पर एनम का इनकी सैलरी होती है।
अब यहाँ पे कुछ अलग ब्रांचेस भी होते हैं, जैसे केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, बायोमेडिकल हो गया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया। ये सभी जो ब्रांचेस है इनको आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जॉब बहुत कम है, जॉब की चांसेस बहुत कम है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या आपके पास कोई पहले से पहचान में है कि जो आपको बोलता है कि हाँ आप केमिकल इंजीनियरिंग कर लीजिए या आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप हमारे कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हैं, तभी आप इनकी तरफ जाइए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स की भी जो अपॉर्चुनिटीज होती है, अगर मैंने आपको जैसे बताया है कि आपका प्लान कुछ और है, आगे आपको यूपीएससी देना है, एमपीएससी देना है या आपको कोई भी स्टेट के एग्जाम्स देने हैं, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इन ब्रांचेस को ले सकते हैं और इन पे अगर आप थोड़ा कम भी ध्यान देंगे और अपने आगे के फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तभी भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये आपको उसके हिसाब से सोचना है। सो करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको फ्यूचर देखना है कि आपका फ्यूचर क्या चला। जैसे अभी आपको मालूम है फ्यूचर जो है वो पूरा डिजिटलाइज्ड हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर एंड CSIT बहुत ज़्यादा डिमांड में हो रही है। फिर आपको चेक करना है कि इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ब्रांच। आप अच्छा कॉलेज की तरफ फोकस कीजिए, ना कि अच्छे ब्रांच की तरफ। मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आप बुरा ब्रांच लेके अच्छा कॉलेज में जाते हो तभी भी आपको प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा ब्रांच लेके बुरे कॉलेजेस में जाते हो तो प्लेसमेंट कम होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे कंपनियाँ ही नहीं आएगी। फिर अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छे से सोचना है तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड ब्रांच का होता है, जिसके कारण आप प्लेसमेंट के पैकेजेस पे, मतलब आपको सोचना है कि ठीक है अच्छा कॉलेज और उसमें एक थोड़ा सा ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स, मैं पूरा अपडेट जो आपके लिए लेके आया था इंडिया बडी का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको ऐसे ही डिटेल रोज मिलेंगे। हम आगे पूरा एडमिशन प्रोसेस और सब कुछ बताने वाले। वीडियो मुझे मालूम है आपको पसंद आया, आप लाइक तो जरूर करेंगे एंड फॉर्म को जरूर फिल करना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कॉलेजेस के लिस्ट विद इन 24 आवर्स के अंदर मिल जाएंगे, हमारी पूरी टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट करने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।